हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम अपने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 10 ग्रेविटेशन को ख़त्म कर दिया था और आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, तो वर्क किस तरीके से होता है, एनर्जी हम किस तरीके से एग्जर्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। In the previous few chapters, we have talked about ways of describing the motions of objects, the causes of motion, and gravitation. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. अब हमने जो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है वो हमने मोशन के बारे में पढ़ा। 2 चैप्टर्स में हमने मोशन के बारे में पढ़ा कि मोशन किस तरीके से होता है, क्या लॉज होते हैं, क्या फोर्स, किस तरीके से फोर्स अप्लाई होता है। और फोर्स में फिर हमने स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब इन्हीं से रिलेटेड एक और फिनोमिना है, या हम कहें नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि मोशन है जो ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो रहा है, जैसे कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या है, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, या हम जानबूझ के हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इंटेंशनली है वो, या फिर वो आर्टिफिशियल है जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, एक कार है, वो मूव करती है, कार चलती है, तो वो क्यों चलती है, क्योंकि हम उसको स्टार्ट करते हैं, हम उस पर वो फोर्स लगाते हैं कि वो स्टार्ट हो जाए, हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल मीन से चल रही है कार, एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है जिससे कि कार चलती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एक और कॉन्सेप्ट की बात करें, वर्क की, तो वर्क एक नेचुरल फिनोमिना है। और वर्क ऐसा है कि हम लोग करते ही हैं, बेशक से हम अपनी मर्जी से करते हैं, इंटेंशनली, बट बिना इंटेंशनली भी हम काफ़ी सारे काम हैं जो हम करते हैं। या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम नेचुरली बात करें तो हमारे ऑर्गन्स करते हैं, हमारी बॉडी जो करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम इंटेंशनली उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। अब वर्क से ही बहुत ज़्यादा क्लोजली, बहुत ज़्यादा हम कहें आसपास कुछ टर्म्स और रिलेटेड है जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी। अब काम जब हम करते हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो उस काम को करने में हमारी कुछ एनर्जी लगती है। ठीक है, हमें कुछ अपनी पावर उस पर लगानी पड़ती है कुछ काम करने के लिए। तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है वर्क से, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में ही इस चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव। वी कॉल such activities life processes. The energy for these processes comes from food. अब क्या है कि एक लिविंग बीइंग है, अब हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि हमें अब क्या बोलते हैं, जैसे एक छोटा बेबी है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, तो उस बच्चे के लिए क्या बोला जाता है, वो बच्चा बहुत मूवमेंट करता है, बेशक से वो उठ नहीं सकता है अपने आप, वो चल नहीं सकता है, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता है खुद से, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है बिल्कुल। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके सेंसेस में नहीं होते हैं वो उसके कंट्रोल में। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी न्यूबॉर्न बेबी को नोटिस किया हो तो वो हाथ पैर बिल्कुल चलाता रहता है, हाथ पैर चलाता है। हम कहते हैं ना बच्चा खेल रहा है, वो हाथ पैर चला रहा है अपने। वो क्यों कर रहा है, कि वो उठ के भाग नहीं सकता है, वो अपनी बॉडी से और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसके सेंसेस अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, उसकी बॉडी अभी उसके कंट्रोल में नहीं है। वो एक्टिविटी, वो जो हाथ पैर वो चलाता है, वो इसलिए चलाता है सो दैट, क्योंकि वो क्या है, बेसिक एक्टिविटी है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ है जो हर एक लिविंग बीइंग को परफॉर्म करनी ज़रूरी होती है। अब हम हर टाइम लेट नहीं सकते हैं, हम हर टाइम सो नहीं सकते हैं, हम उठेंगे भी,
खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, घूमना, कहते हैं ना कि घूमना चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी उतनी ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्दी होगी। ठीक है, तो एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। तो वो क्यों कहा जा रहा है? हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, तो ये जो सारी हम एक्टिविटीज़ की बात करें, इनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, जो प्रोसेसेस है इनको करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब हम अगर उठ के भाग रहे हैं या हमें एक्टिव रहना है, एक्टिव रहने के लिए हमारे अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ भी काम कर पाएंगे। हम इन प्रोसेसेस को प्रॉपर तरीके से, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे, तभी है। अब जैसे अगर हम जब हम बीमार होते हैं तो हम क्यों, हमसे उठा नहीं जाता। जैसे अगर कोई पर्सन बहुत बीमार है तो उसको क्या है, उठने में चक्कर आ रहा है। क्यों आता है? क्योंकि जब वो बीमार है तो वो इतने अच्छे से खा पी नहीं पा रहा है, वो मेडिसिन ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस आ रही है। तो उसके अंदर क्या है, वो एनर्जी उतनी नहीं है जिसकी वजह से वो अपने इन प्रोसेसेस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, खाने से। वी नीड एनर्जी for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling and running. Activities that are strenuous require more energy. अब हमें एनर्जी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ है जिनमें हमारी एनर्जी लगती है, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, मतलब डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी कि कौन सी एक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा एनर्जी हमारी कंज्यूम करेगी। एनिमल्स टू गेट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़। अब एनिमल्स भी, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्टिविटीज़ में, या फिर हम किसी और की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे छोटे छोटे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ये भी एक्टिविटीज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। एक हम ट्री की बात करें, ट्री भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है कि एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होता है। अब एनिमल्स की हम बात करें तो दे मे जंप एंड रन, वो कूदते हैं। ठीक है, दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव। तो सारी चीज़ें जो उनके, ये क्या है, ये एनिमल के लाइफ प्रोसेसेस हैं जो उनको एक्टिविटी करनी है, कि उनको अपना खाना ढूंढना पड़ेगा, उनको पानी के पास जाना पड़ेगा, उनको दूसरे जो उनके एनिमीज हैं, उनके दुश्मन हैं जो जानवर, उनसे उनको लड़ना पड़ेगा, उनको एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे कि वो रह सके। ये सारी उनकी एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन एनिमल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऑल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट्स, जैसे कि डंकी की हम बात करें, वेट उठाने के लिए, कैरी लोड्स, पुल कार्ट्स, ठीक है, बुलक्स की यूज़ करते हैं हम, और प्लो फील्ड्स। ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर एनर्जी। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है जो हम भी ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स से करवाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, जिसके लिए एनिमल्स को प्रॉपर फूड की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ थिंक ऑफ मशीन्स। लिस्ट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस। what do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? अब अगर हम मशीन की बात करें, अभी तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की, अगर हम मशीन्स की बात करते हैं तो मशीन्स में भी हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? मशीन्स को भी कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए, ठीक है, उसी तरीके से मशीन्स को चलने के लिए कोई फ्यूल चाहिए होता है। जैसे अगर हम बात करें एक स्विंग मशीन की हम बात करें, तो स्विंग मशीन को प्रॉपर तरीके से चलने में वो क्या होता है, कई बार ना रुक जाती है चलते चलते, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम तेल डालते हैं, और तेल डालते ही वो आराम से चलने लग जाती हैं। या अगर हम कार की बात करें तो कार में क्या होता है, कार को चलाने के लिए हमें उसमें पेट्रोल या डीजल या सीएनजी हमें डलवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उससे उसको एनर्जी मिलती है और वो चल पाती है। तो अब एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द क्वेश्चन इज, एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हम ये बात जानते हैं, एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, हम अपना काम कर सकें।
क्योंकि अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम अपना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम उसी काम की बात करेंगे, वर्क की, कि एक वर्क मतलब वर्क क्या होता है, काम क्या है। देयर इज अ डिफरेंस in the way we use the term work in day to day life and the way we use it in science। ठीक है, अब जो हम काम की बात कर रहे हैं कि एनर्जी चाहिए हमें काम करने के लिए, तो वो जो काम हम डिफाइन करते हैं या हम यूज़ करते हैं या हम इंटरप्रेट करते हैं इसका मीनिंग, वो हमारे लिए, या हम कहें लेमैन टर्म्स में, एक कॉमन मैन के टर्म्स में वो अलग होता है। और एक साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो उसको एक अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। तो वो क्या होगा, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। मतलब बहुत ज़्यादा काम किया है लेकिन फिर भी क्या है कि कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो वो क्या है ये इसमें, कमली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। She spends lot of time in studies. She reads books, draws diagrams, organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discusses problems with her friends and performs experiments। मतलब उसके एग्जामिनेशंस है, उसने उसकी तैयारी करने के लिए जो कुछ पॉसिबल है उसने सब कुछ किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, जितना भी पॉसिबल है ना हर तरीके से उसने सब कुछ किया। She expends a lot of energy on these activities. इन कॉमन पार्लेंस शी इज़ वर्किंग हार्ड। हम कह देते हैं ना कि भाई दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, क्या है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्या है, वर्किंग हार्ड। ही इज़ वर्किंग हार्ड और शी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशंस, फॉर हर करियर, शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड बोलते हैं। तो उस मैनर में तो क्या है, अगर हम अपनी बात करें तो शी इज़ वर्किंग हार्ड, कमली इज़ वर्किंग हार्ड, क्योंकि हर तरीके से वो अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है, कहीं पे भी वो कुछ भी नहीं छोड़ रही। ऑल दिस हार्ड वर्क मे इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब हमारे हिसाब से तो क्या है कि बहुत हार्ड वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें काम की, तो वो ऐसा कुछ काम नहीं कर रही, बहुत ज़रा मरा ही काम है जो उसने किया है उसमें, जिसको हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक डेफिनेशन में वो वर्क कुछ भी नहीं है, वो ज़रा मरा ही कुछ काम है तो है, किया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. ठीक है, मतलब कि एक बड़ी सी चट्टान है, आप उसको हिलाने का काम कर रहे हैं, मतलब आप उस पर पूरी अपनी जान लगा रहे हैं कि वो हिल जाए, लेकिन वो रॉक जो है, वो चट्टान, वो इतनी ज़्यादा भारी है कि वो आपके पूरी एनर्जी लगाने से भी नहीं हिली। आपने बहुत मेहनत कर ली उस पर कि वो हिल जाए, लेकिन आप थक गए एट लास्ट, लेकिन वो नहीं हिली। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ, काम तो कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि वो जो चट्टान है, वो रॉक है, वो अपनी जगह से तो हिली ही नहीं ना, तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप थक गए, आपकी सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो गई उसमें। तो एक कॉमन मैन तो क्या आएगा, यार बहुत मेहनत करी है इसने, बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन उसका बस रिजल्ट नहीं मिला। तो वो क्या है कि एक्चुअल में वर्क वो माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो रॉक पे तो डिस्प्लेस हुई ही नहीं, वो चट्टान हिली ही नहीं अपनी जगह से। You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. You get tired. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने काम किया है। अब जैसे उसने चट्टान है, चट्टान को हिलाने के लिए उसने पूरी मेहनत करी, अग्रीड, बहुत मेहनत करी, उन्हें अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, अब उसने हार्ड वर्क तो किया, अब हमारी लैंग्वेज में तो उसने वो काम तो किया हार्ड वर्क, लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो उसने कोई काम किया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि
वो जो चट्टान को डिस्प्लेस करने का काम था, रॉक हिलाने का, रॉक को डिस्प्लेस करना था, वो काम हुआ ही नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अपने सिर पे बहुत सारे, जैसे आपने सामान उठा लिया अपने सिर पे और वो सामान उठा के आप बस खड़े हुए हैं, आप वो सामान उठा के खड़े हुए हैं, तो क्या होगा? क्योंकि आपने इतना सामान उठाया हुआ है तो धीरे धीरे आप थकते जाएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब आपकी थकान किस तरीके से कि आपने पता नहीं कितना ज़्यादा काम किया, बट एक्चुअल में अगर साइंटिफिक वे में देखें तो आपने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि आप उसको लेके सिर्फ खड़े हुए थे, आपने कोई काम नहीं किया, उससे कुछ काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, नाउ you climb up the steps of a staircase and reach the second floor of a building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के सेकेंड फ्लोर तक जाते हैं बिल्डिंग के, किसके लिए? एक लैंडस्केप देखने के लिए, या फिर आप एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं किसी चीज़ के लिए, तो क्या है? वो काम हुआ है साइंटिफिक मैनर में, साइंटिफिक डेफिनेशन में। इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। क्यों? क्योंकि आप एक पोजीशन से, आपकी पोजीशन चेंज हुई है, आप नीचे से लेके ग्राउंड फ्लोर से आप सेकेंड फ्लोर तक गए हैं, या फिर एक आप ग्राउंड से लेके आप ट्री के ऊपर तक चढ़े हैं, तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क। मतलब कि कोई भी हम फिजिकल लेबर कर रहे हैं, जैसे कि वो सर पे लोड उठाने वाला एग्जाम्पल था कि आप खड़े हैं, खड़े 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 ही आपने क्या किया? सिर के ऊपर बहुत सारा सामान रख लिया और आप उसको लेके खड़े हैं, तो आपने फिजिकल लेबर किया है उसमें। या वो जो चट्टान हिलाने वाला था, आपने उसमें फिजिकल लेबर किया है। क्यों? क्योंकि आप उसको हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो उस हिसाब से क्या है? वो वर्क है हमारे लिए, लेकिन साइंस में वो वर्क नहीं है, क्योंकि उस वर्क का कोई रिजल्ट हमें नहीं दिखा। या फिर मेंटल लेबर की हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, हमने मेंटल बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन वो साइंटिफिक मैनर में वो वर्क नहीं है जब तक उस वर्क का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हमिंग अ ट्यून, वॉचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन आर समटाइम्स नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क। अब आप एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, या आप खेल रहे हैं, ठीक है, या आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो इस तरीके की, या फिर आप मूवी देख रहे हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी कई बार काम नहीं समझा जाता। वट कॉन्स्टिट्यूट वर्क्स डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट। वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस, क्योंकि साइंस में हम इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्शन क्या है वर्क की? ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि साइंस में इस तरीके से नहीं करते हैं, ये साइंस के तरीके से वर्क नहीं है, तो साइंस में एक्चुअल में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो वो देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। मतलब कि अब हमें जब काम देखना है, या फिर हमें काम को डिफाइन करना है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ सिचुएशंस देखेंगे उसको समझने के लिए। पहला क्या है? पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, यू exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation work is done. सिंपल सी चीज़ है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है कुछ चीज़ में, जैसे अब वो नीचे से लेके, जब एक पर्सन नीचे से लेके सेकेंड फ्लोर तक गया है, तो वो क्या है? वो नीचे था, वो ऊपर तक चला गया सेकेंड फ्लोर तक, या वो ट्री के ऊपर चढ़ गया, तो क्या हुआ है? उसकी पोजीशन चेंज हुई, उसने कुछ ना कुछ किया है, तो उसको वर्क मानेंगे साइंस में। लेकिन जैसे कि वो रॉक पे क्या कर रहा था, जोर तो लगा रहा था वो, लेकिन रॉक हिली तो नहीं, रॉक की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, इसीलिए वो साइंटिफिक मैनर में वो काम नहीं है। अब अगर एक पत्थर है, छोटा पत्थर, उस पत्थर को अगर हम पुश करेंगे, चाहे हम हाथ से फेंक रहे हैं उसको, या मैंने अगर उस पर किक कर दिया अपने पैर से, तो क्या होगा? वो पत्थर
दूर जाके गिरेगा। ठीक है, वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो दूर जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस पत्थर पे फोर्स लगाया तो वो दूर जाके गिरा। तो वो क्या है? वो एक तरीके से काम है साइंटिफिक मैनर में। अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड। कि आप अगर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स से अगर वो चीज की पोजीशन चेंज होती है तो वो क्या है? वो काम है। ठीक है, आपने फोर्स लगाया और वो पोजीशन चेंज हुई है। कि अगर आपने क्या किया होता, वो जो सामान वाला हमने एग्जाम्पल लिया कि एक पर्सन अपने सिर पे बहुत सारा सामान लेके खड़ा है। अब वो क्योंकि खड़ा था तो वो क्या है? बेशक से उसकी एनर्जी तो ड्रेन हुई, लेकिन फिर भी वो काम नहीं है साइंटिफिक मैनर में। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे खड़ा रहा, उसकी पोजीशन में या सामान की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन अगर वो उस सामान को लेके चलता तो क्या होता? वो साइंटिफिक टर्म्स में वो एक काम कहलाया जाता। ठीक है, सिमिलरली अब एक जैसे अगर हम बैग की बात करें या ट्रॉली है, तो एक लड़की अगर वो ट्रॉली ले रही है, खींच रही है, तो खींचने से क्या हो रहा है? वो उस पर फोर्स लगा रही है और वो ट्रॉली है वो उसके साथ साथ चलती जा रही है, वो ट्रॉली की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो एक काम है, वर्क कर रही है वो। लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। द बुक राइजेज अप। देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड। अब हम अगर एक बुक को उठाएंगे या एक बुक को एक जगह से हम स्लाइड करके दूसरी जगह पे कर देंगे, तो क्या है? उसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से बुक की पोजीशन चेंज हो गई, तो वो क्या है? वो भी काम है। अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशंस reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. अब ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, इनके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि दो, अगर हमें किसी एक्टिविटी को डिक्लेयर करना है कि ये वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, ये वर्क है या नहीं, तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन क्या होगी? फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए। ठीक है, फोर्स अप्लाई किया है। और दूसरा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अब जो रॉक वाला एग्जांपल था, रॉक में क्या थी? पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी कि फोर्स लगा रहा है वो पर्सन उस रॉक पे, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि वो रॉक जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इस वजह से वो साइंटिफिक टर्म्स में काम नहीं था। राइट? in any one of the above if any one of the above conditions does not exist, work is not done. ठीक है, दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। अब इनमें से जो मैंने अभी रॉक के में बात की कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही थी, दूसरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो काम नहीं है साइंटिफिक मैनर में। तो क्या है कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तब भी उसको काम नहीं कहा जाएगा। दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होना मस्ट है। ठीक है, a bullock is pulling a cart. The cart moves. There is a force on the cart and the cart has moved. अब एक बुल्लक है, वो जो कार्ट है वो उसको खींच रहा है और कार्ट मूव कर रहा है। तो अब क्या हुआ? बुल्लक ने क्या किया? फोर्स लगाया उस कार्ट पे और कार्ट की पोजीशन चेंज भी हुई, वो चलने लग गया। तो ये क्या है? ये काम हुआ है, साइंटिफिक मैनर में ये काम हुआ है। राइट? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मतलब कि फोर्स तो एक्सर्ट कर रहे हैं उस पर, लेकिन एक कांस्टेंट फोर्स ही लगा रहे हैं हम। जितना फोर्स लगाना है मतलब उतना ही लगा रहे हैं, कांस्टेंट यूनिफॉर्म फोर्स है, हम उसको चेंज नहीं कर रहे। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? कि जैसे अगर मुझे चट्टान हिलानी है, ठीक है, वो जो रॉक थी उसको हिलाना है, तो उसको हिलाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? जिस डायरेक्शन में मुझे उसको पुश करना है मैं उसी डायरेक्शन में, मतलब जहाँ पे मुझे इसको डिस्प्लेस करना है मैं उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, मतलब आगे की तरफ करना है उसको अगर मुझे, तो मैं आगे की तरफ ही फोर्स लगा रही हूँ, मतलब जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके आगे ही फोर्स लगा रही हूँ, सेम डायरेक्शन में।
लेट अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स ले लिया हमने F, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है. लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस S इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो गई. जैसे कि मान लो एक ट्रॉली है, ठीक है, उस ट्रॉली को मैंने अपने आगे रखा और उस ट्रॉली को मैंने आगे की तरफ पुश किया, मैंने फोर्स लगाया उस पर, तो वो ट्रॉली आगे की तरफ शिफ्ट हो गई. तो मैंने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया F, और जो उस पर मैंने डिस्प्लेस हुई जिस डिस्टेंस से, उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, S से. लेट W बी दी वर्क डन. W को हम किससे रेफर करें, जितना काम हुआ है, वर्क डन. वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मतलब हमने काम पे क्या ली थी, हमने दो कंडीशन ली थी कि एक तो फोर्स लगा होना चाहिए और एक वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए. तो वर्क डन को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि कितना काम हुआ है, डायरेक्शन उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है, कि अगर मैं बात कर रही हूँ एक ट्रॉली की, ठीक है, तो वर्क के हिसाब से क्या है कि उस पर फोर्स लगना चाहिए, मैंने उस ट्रॉली पे फोर्स लगाया. और दूसरा क्या है कि वो डिस्प्लेस होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो नॉर्थ राइट साइड में ही होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. तो क्या है कि वो डिस्प्लेस होनी चाहिए, चाहे वो मैं उसको आगे की तरफ पुश करूँ, चाहे मैं उसको पीछे की तरफ पुश करूँ, चाहे मैं उसको राइट साइड करूँ अपने, चाहे मैं लेफ्ट साइड करूँ, डजेंट मैटर. तो वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड बताती है कि भाई वो कितना ज़्यादा डायरेक्शन, वो उसका डिस्टेंस चेंज हुआ है, कितना ज़्यादा वो डिस्प्लेस हुई है, वो मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताता वर्क. इफ एफ क्या है, कांस्टेंट फोर्स. फोर्स को हम किस में लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं फोर्स की, एसआई यूनिट न्यूटन, 1 न्यूटन. और डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, यहाँ पे हम मीटर में ले रहे हैं, 1 मीटर. देन दी वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर. तो न्यूटन मीटर को हम क्या भी लिख सकते हैं, जूल. 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल. Thus, 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. तो मेन चीज़ क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या डालेंगे, न्यूटन मीटर या फिर जूल. वैसे मोस्टली जो जानी जाती है, पूछी जाती है, वो है जूल. ठीक है, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है, जूल. कंसिडर another situation in which the force and the displacement are in the same direction. मतलब फोर्स अगर मैं आगे की तरफ लगा रही हूँ तो वो जो ट्रॉली है वो भी आगे की तरफ ही शिफ्ट होगी. अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड. द बेबी हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. कि भाई जिस डायरेक्शन में उसको कार खींचनी है वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कि उसको आगे की तरफ अगर कार खींचनी है तो उस कार पे वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है. इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू, जो अभी हमने बात की कि वर्क डन क्या होगा फिर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें हम क्या लेंगे, वर्क डन क्या है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उस कार की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव. अब हम अगर लें, कंसिडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मतलब सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड डायरेक्शन से चल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब फोर्स जो है दूसरी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो दूसरी डायरेक्शन में हो रही है. दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस इज 180 डिग्री. ठीक है, लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट एस. In such a situation, the work done by a force F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is,
अब क्या है, अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों तो पॉजिटिव होगा, तो Fs हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट हैं तो क्या लग जाएगा, वहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस Fs या फिर माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है उससे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सो ये बेसिक्स था किसके बारे में, ये वर्क का था, हमारा वर्क के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। वर्क को पढ़ लीजिएगा एक बार, इसके बाद फिर हम एनर्जी का स्टार्ट करेंगे। वर्क से रिलेटेड इतना ही था, बेसिक है, इजी है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी थी। एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।